हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो आज के इस टॉपिक में क्या है खास, आइए विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल देखकर आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के कुछ भागों के बारे में। जो भी संविधान में भाग हैं वो क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक जानकारी को अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने टॉपिक को और जानेंगे एक एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग जानने से पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए लागू करी गई थी। फिर है श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए करी गई थी। कमेंट कॉलम में बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा पीली क्रांति तो तिलहन और सरसों के उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, काली या फिर कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस के लिए, रजत क्रांति फार्मी या फिर अंडा के लिए। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपने लर्न कर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट को फिर से समझाता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। हरित क्रांति को लागू किया गया था खाद्यान्न उत्पादन के लिए। हरित क्रांति के जनक कौन है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये भी आप बताइए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए लागू की गई थी। फिर है पीली क्रांति, जिसे तिलहन सरसों उत्पादन के लिए लागू किया गया था। नीली क्रांति जो कि मत्स्य पालन के लिए जानी जाती है। गुलाबी क्रांति को झींगा उत्पादन के लिए जाना जाता है। काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति को पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। लाल क्रांति को टमाटर या फिर मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। और रजत क्रांति को फार्मी अंडा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और कौन कौन सी क्रांति हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। फिर है भूरी क्रांति, जिसको खाद्य प्रसंस्करण के लिए लागू किया गया था। बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन के लिए लागू किया गया था। स्लेटी क्रांति को सीमेंट उत्पादन के लिए, गोल क्रांति को आलू उत्पादन के लिए, और इंद्रधनुष क्रांति को सभी कृषि उत्पादन के लिए लागू किया गया था। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट क्या आपके क्लियर हो गए? अच्छा, चलो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ से। रजत क्रांति को फार्मी अंडा उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति को खाद्य प्रसंस्करण के लिए, बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन के लिए, स्लेटी क्रांति को सीमेंट उत्पादन के लिए, गोल क्रांति को आलू उत्पादन के लिए, और इंद्रधनुष क्रांति को सभी कृषि उत्पादनों के लिए। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और पहला टॉपिक आज का आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक कोई सवाल एग्जाम में आ ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा थंबनेल भी रहा है। तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग। मैं आपको बताता चलूं, ये क्लास केवल वन लाइनर क्लास है। डिटेल क्लास इसी चैनल के माध्यम से आपको अल्टरनेटिव डेज पर फाउंडर सर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उन क्लास को देखना ना भूलें। बढ़ते हैं फिलहाल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने भाग हैं और किस भाग में क्या है, बहुत विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाग 1, जहां पर संघ और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। फिर है भाग 2, जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, यह अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। फिर है भाग 3, मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके आता है, याद रखिएगा। संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, और सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल आता है तो वो ये सवाल है भाग 3। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। भाग 3 सबसे ज़्यादा आता है, जो कि मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है,
अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाग 4 का ए आता है, जहां पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 ए के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए में भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, मौलिक अधिकारों को हमारे देश में किस एक देश के संविधान से लिया गया है। फिर है मौलिक कर्तव्यों को किस एक देश के संविधान से लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस एक देश के संविधान से लिया गया है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है खास, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ते जाइएगा। भाग 5 में संघ का उल्लेख हुआ है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। उसके बाद भाग 6 में है राज्य, जहां पर अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 7 में संविधान का 7वां संशोधन है, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्शित। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जिसको अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक वर्णित किया गया है। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देखेंगे तो ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जाना था भाग 3 के अंदर मूलभूत अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। फिर भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। फिर भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 ए में। फिर भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य है, जहां 152 अनुच्छेद से लेकर 237 अनुच्छेद तक। भाग 7 में संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसका निरसन किया जाता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ और जानेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक वर्णन किया गया है। फिर भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं का उल्लेख हुआ है, जिसका अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक वर्णन हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, तो मानो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक भाग 9 पंचायत, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है, और दूसरा भाग 9 का है नगर पालिका है, जो कि अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर है भाग 10, जहां अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक। फिर भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। फिर है भाग नंबर 12, जहां पर वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद पर चर्चा की गई है, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक। उम्मीद करता हूं यहां तक के भी सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे। तो एक बार फिर से एक एक पॉइंट को यहां से दोहराएंगे। सबसे पहले भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। फिर भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 के जेड जी तक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाग 10 के अंदर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के ए तक। फिर अनुच्छेद 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद पर चर्चा की गई है, अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक। फिर भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम पर बात की गई है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद भाग नंबर 14 है, जहां संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 14 का ए अधिकरण, अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी तक। उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। फिर है भाग 15, जहां पर निर्वाचन का उल्लेख हुआ है। आपको पता है चुनावी माहौल है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, वर्तमान समय में हुए भी हैं चुनाव। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मैंने आपको कल बताया भी था। तो निर्वाचन भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के ए तक। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध किए गए हैं, अनुच्छेद
330 से लेकर 342 तक। भाग अगर हम नेक्स्ट की बात करें, भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट राजभाषा, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। कमेंट कॉलम में बताइए 352, 356 और 360 में किस किस प्रकार के आपातकालीन उपबंध बताए गए हैं। बढ़ते हैं फिलहाल लास्ट स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में क्या है खास, भाग 19 में प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान के संशोधन अनुच्छेद है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 है। और भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। अगर आपको क्लास में कुछ बहुत ही अच्छा लगा हो तो केवल एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके और हमारा चैनल जल्दी एक बड़ी फैमिली के रूप में बन सके। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।